बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू पेन ग्रेविटी। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो टर्न हमारा एडिटोरियल्स हैं उनका एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। और हम 15 मई के जो एडिटोरियल्स हैं वो इसके अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये है आपका पेज जो एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला है, ठीक है। इसके अंदर बेटा 1, 2 एंड 3 ये तीनों के तीनों एडिटोरियल्स इनका एनालिसिस किया जाएगा। और बाकी जो आपका पोर्शन है जिसके अंदर 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों ओपिनियंस किए जाते हैं। अब इसके लिए ये फोकल पर्सन का नंबर है, इससे आप रब्ता कर सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है और बाकी इन सारे महीनों के लेक्चर्स मौजूद हैं, रिकॉर्डेड हैं। आप सुने, समझें और अपने आइडियाज़ को मिच्योर करें। इंग्लिश ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू है, उसे ज्वाइन करें। इन एरियाज़ में ये आपकी हेल्प करेगी। ये करंट ग्लोबल इश्यूज़, ये नेशनल इश्यूज़ हैं, ठीक है। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है इसके साथ अटैच कर दिया गया है। तो अब हम एडिटोरियल शुरू करते हैं। रीबिल्डिंग ट्रस्ट, क्या लिखा है राइटर ने? इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस लिखा। मेन टॉपिक आपका इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, ठीक है। तो लिखते क्या है? लिखते वही हैं, जंग हो गई है, सीज फायर हो गया है, अब आगे क्या करना है, किस तरीके से इस दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना है। हालांकि दोनों को पता है लड़ाई करेंगे तो तबाह हो जाएंगे, तो अब क्या करना है, तो इसके ऊपर राइटर ने लिखा है कि फ्यूचर प्लान्स क्या। बहरहाल यूएसए ने सीज फायर करवा दिया है और अब वो कहता है कि दोनों बैठो, एक डिनर करो इकट्ठे बैठकर। ये काम कर रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप। वो कहता है देखिए न्यूक्लियर वार होने वाली थी आपके दरमियान, मैंने रोक दी है, बचा दिया आपको। तो अब बेहतर ये है कि अब तुम दोनों बैठो इकट्ठे और डिनर करो। तो ये तो करना चाहता है पर ये नाराज़ है, ये नहीं करना चाहता, ठीक है। नाराज़ क्यों है ये भी आपको पता ही है। बहरहाल आगे क्यों नाराज़ है वो भी डिस्कस कर लेंगे। जो मेन बात है ना वो सुनिए आप। कहते हैं अब जो है ना सिचुएशन बदल गई है। नरेंद्र मोदी ने अब क्या कहना शुरू कर दिया है, इट इज़ नॉर्मल नो। ये एक न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल क्या है कि इंडिया के अंदर अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो अब पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल से अटैक कर। ये अब चीज़ पहले एलओसी के ऊपर होती थी, फिर उसने एलओसी को क्रॉस किया, बालाकोट आई और अब पाकिस्तान के जो मेन सिटीज़ हैं वहाँ पर 2016 में एलओसी पर थी, 2019 में बालाकोट आ गई और 2025 में सिटीज़ के अंदर घुस गई। तो ये अब चीज़ जो है ये एक नॉर्मल बन चुका है। लेकिन ये जो नॉर्मल जिसको नरेंद्र मोदी नॉर्मल समझ रहा है, राइटर कहता है ये एक डिज़ास्टर है, तबाही है, पूरे साउथ एशिया को तबाह कर देगी। साउथ एशिया ये इसकी लोकेशन बेटा देख लें और ये मुल्क है, 8 मुल्कों का कम्बिनेशन है इसको हम, ठीक है ना। और वैसे सार्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके सामने ही है। अच्छा, तो इसकी सारे की कहता है फिर ये तबाही कराएंगे इस तरह। बहुत स्टेट्स जो हैं वो क्या राइटर कहता है इनको डायलॉग शुरू करने चाहिए दोनों को आपस में। मोदी कहता है डायलॉग करेंगे, दो बातों पे बात करेंगे, एक टेररिज्म पे, एक आज़ाद कश्मीर पे। कश्मीर पर नहीं, आज़ाद कश्मीर। कि टेररिज्म पे बात करेंगे और आज़ाद कश्मीर पे, यानी कि जो हमारे पास कश्मीर है उसकी बात नहीं होगी, जो तुम लोगों के पास कश्मीर है उसकी बात करेंगे, और साथ में टेररिज्म की। ये कौन कहता है? मोदी। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ लिया कि क्या चाहते हैं वो। आगे क्या है? आगे राइटर कहता है कि इंडिया जो है उसके जो मेन टॉकिंग पॉइंट्स हैं वो टेररिज्म है साउथ एशिया के अंदर। तो फिर ठीक है, पाकिस्तान करे बात, पाकिस्तान बताए फिर उनको कि जो पाकिस्तान के अंदर दिल्ली टेररिज्म एक्टिविटीज़ करवा रहा है उसकी भी फिर बात करते हैं। जब करनी जो टेररिज्म पे है तो सबकी बात होगी। दूसरा, फिर आज़ाद कश्मीर अकेले की बात नहीं होगी, सारे कश्मीर की बात होगी। तो ये काम राइटर कहता है फिर करते हैं कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस तरह से फिर लेकर चले। बहरहाल इंडिया की जो पॉलिटिकल क्लास है उसने डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो एफर्ट्स थी, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि मैं आपकी जो है सुलह करवा देता हूँ और आपका जो मसला कश्मीर है उसको हल करवा देता हूँ। लेकिन इंडिया कहता है कि जो मसला कश्मीर है वो हमारा आपस का मसला है, हम इसको आपस में बैठकर हल करेंगे, हम किसी भी तीसरे बंदे की इंटरफेरेंस इसमें नहीं चाहते। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि हम इसको 1973 का जो शिमला अकॉर्ड था उसके मुताबिक जो है इसको इंडिया पाकिस्तान जो है हल करेगा। अच्छा,
तो ये शिमला, फिर राइटर कहता है कि चलें अगर ये बात है तो ऐसे ही सही। तो पाकिस्तान के बारे में वो कहता है कि ज़रा ये देखिए ना, शिमला एग्रीमेंट क्या था 1972 का। तो बेटा ये एग्रीमेंट पहले आप समझ लें कि 1971 की जब पाकिस्तान इंडिया की जंग होती है तो उसके बाद ये किया जाता है, ताकि इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो रिलेशंस हैं वो नॉर्मल हो जाएं। दूसरा, इनके दरमियान कोई भी डिस्प्यूट है वो दोनों बैठ कर हल कर लें फ्यूचर के अंदर। यानी कि इस एग्रीमेंट को करवाने का मकसद ये था कि चलो जंग तो हो गई, अब जंग के बाद जो है एक तो रिलेशंस नॉर्मल हो जाएं, दूसरा ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी मसले हैं, कश्मीर है, वाटर है, टेररिज्म है, कोई भी है, तो उसको ये फ्यूचर में दोनों दोनों बैठकर हल करेंगे, अकेला बंदा कोई फैसला नहीं करेगा। तो ये किसमें कहा गया? शिमला एग्रीमेंट। ठीक है। अगली बात इसके अंदर और क्या था? एक तो वैसे तो बहुत कुछ था। एलओसी जो है वो बनाई गई। इससे पहले इसका नाम था सीज फायर लाइन, अब इसका नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये आपके सामने है, ये ग्रे वाइट कलर की, यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, और ये वाली जो है ये वर्किंग बाउंड्री। लाइन ऑफ कंट्रोल में क्या है? दोनों तरफ कश्मीर है। वर्किंग बाउंड्री में दोनों तरफ कश्मीर नहीं है, एक तरफ कश्मीर है, दूसरी तरफ पाकिस्तान। तो इसका नाम लाइन ऑफ कंट्रोल रखा गया। अब इसमें रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स जो है, यानी कश्मीर वगैरह जो भी है मिलकर हल किया जाएगा, एक दूसरे की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट की जाएगी, इंटरफेरेंस नहीं की जाएगी, प्रिजनर्स ऑफ वार वापस किए जाएंगे। पाकिस्तान ने तकरीबन 90,000 इंडियन प्रिजनर जो था उसको वापस किया। लैंड जो थी, इंडिया ने तकरीबन पाकिस्तान को 13,000 किलोमीटर स्क्वायर वो लैंड वापस की। पाकिस्तान ने जो हासिल की थी पाकिस्तान ने उनको वापस की। तो ये सारा किसमें हुआ? शिमला एग्रीमेंट। ठीक हो गया। तो करंट स्टेटस क्या है? 2025 में जब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का कहा और बाकी कामों का कहा, पहलगामा के इंसिडेंट का बहाना बनाकर, तो पाकिस्तान ने भी टिट फॉर टैट के चक्कर में क्या किया? पाकिस्तान ने भी इस शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया कि ठीक है भाई हम भी सस्पेंड करते हैं। अब ये आर्टिकल क्या कहता है? ये इस एग्रीमेंट के तहत ये था कि कश्मीर का मसला कोई भी बंदा अकेला हल नहीं करेगा, मिलकर करेगा। लेकिन इंडिया ने इसकी वायलेशन की। इंडिया ने 2019 के अंदर आर्टिकल 370 ख़त्म करके कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया। जो उनके पास इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको अपना हिस्सा बना। तो ये तो सीधा सीधा फिर जो शिमला एग्रीमेंट था उसकी क्या थी? वायलेशन थी। अब इसी को चीज़ को लेकर राइटर लिखता है कि शिमला एग्रीमेंट जो था वो जुल्फ़िकार अली भट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान हुआ था। और अगर यही यार्ड स्टिक है नापने के लिए, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को नापने के लिए यही चीज़ है, तो फिर एग्रीमेंट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि जो भी सेटलमेंट होगी किसी भी मसले की वो बाइलेटरल यानी दोनों मिलकर करेंगे। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 अपनी मर्जी से ही ख़त्म कर दिया। तो ये तो शिमला जो अकॉर्ड था बिल्कुल उसके खिलाफ था। इसी तरीके से जो कंसिस्टेंटली जो है बीजेपी वाले वो क्या कह रहे हैं? कश्मीर टू बी डिस्कसिंग, बीजेपी रजीम इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द डिस्प्यूट। तो इसके साथ साथ पाकिस्तान ने बेशुमार का मर्तबा हालांकि कहा है कि बैठकर इसको हल करते हैं, लेकिन वो नहीं आए। तो अब जो न्यू नॉर्मल है जिसमें ये कहते हैं कि ठीक है जी हम लोग जब चाहेंगे पाकिस्तान पे अटैक कर सकते हैं, मिसाइल फेंक सकते हैं, तो ये दोनों की तबाही का म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी कि दोनों ही फिर उसमें तबाह हो जाएं। तो अब इसके ऊपर जो है फॉरवर्ड थिंकिंग की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान और इंडिया का डिस्प्यूट जो है वो हल हो सकें। जो मैटर कूल डाउन होना चाहिए, आप सबको अब छोटे छोटे स्टेप लेने चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके ये सारा करने की ज़रूरत है। मेजर स्टेप जो इंडिया अभी ले सकता है वो क्या है? वो है कि इंडस वाटर ट्रीटी की ऑनर रखे, उसको सस्पेंड ना करे। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वार को लेकर जंग हो सकती है। तो इंडस वाटर ट्रीटी ये रहा आपका इंडस वाटर ट्रीटी। इसके बारे में जो एक क्रक्स है वो आप पढ़ सकते हैं। 1960 में ये हुआ। ये जो वेस्टर्न 3 रिवर हैं पाकिस्तान को दे दिए गए, ईस्टर्न 3 रिवर इंडिया को दे दिए गए। इंडस वाटर कमीशन बना लिया गया ताकि ये जो है ओवरव्यू करे इस सारे को। तो ये था बेटा चीज़ें। कंक्लूड इसको मैं कर देता हूँ। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात उसने की। और बेटा जब भी इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात होती है तो इसको आप 4-5 अपने जहन में चीज़ें रखा करें। नंबर 1 कश्मीर, नंबर 1 वाटर, नंबर 3 टेररिज्म है,
एंड नंबर 4 आपकी हिस्ट्री है। आगे फिर जो है नंबर 5 पे बीजेपी जो है आरएसएस की आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी जिसको बोला जाता है, ठीक हो गया। वो है अखंड भारत की बात करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर नफ़रतें फैल रही हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही है, ख़ासतौर पर मुस्लिम राइट्स की वायलेशंस हो रही है, पाकिस्तान के अगेंस्ट नफ़रत फैलाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हो, तो ये सारी चीज़ें जब व्हेन एवर यू डिस्कस अबाउट इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, तो ये सामने आपके लफ्ज़ आ जाने चाहिए, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लें। ठीक हो गया जी। बाकी फिर आती रहेंगी चीज़ें, डिस्कस करते रहेंगे। पॉलिटिकल ऑफ रैंप, सिंपल सी बात है। वो कहता है पाकिस्तान की इंडिया के साथ हुई है जंग। इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया, पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया, उसके बाद सीज़ फायर हो गया। तो ये जो जंग है, ये कहता है ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, मौका है। इस चीज़ का कि पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाए हुए हैं, पीटीआई जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है, एस्टेब्लिशमेंट जो है, इनकी आपस की लड़ाई नहीं ख़त्म हो रही। तो ये जो जंग थी, एक अपॉर्च्युनिटी लेकर आई है कि हम लोग अपनी इंटरनल मसले मसाइल जो हैं वो ख़त्म कर रहे हैं, पॉलिटिकली जो डिवाइड हुए पड़े हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करें और यूनिटी का मुज़ाहरा। इंटरनली मजबूत हो जाएंगे तो एक्सटर्नली भी हो जाएंगे। तो सिटीज़न को चाहिए वो अंडर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन यूनाइटेड हो जाएँ। स्टेट को चाहिए कि वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करे जिसके अंदर इकोनॉमी की ग्रोथ हो, सबके लिए जो है फलाह व बहबूद का काम हो, सोशल एंड इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट हो, मिलिट्री जो है, क्योंकि जब सोशल और इकोनॉमी आप सोसाइटी और इकोनॉमी के अंदर बेहतरी आएगी, तो मिलिट्री के लिए रिसोर्सेज पैदा होंगे। मिलिट्री के लिए रिसोर्सेज पैदा होंगे तो वो उनका इस्तेमाल करके अपने आप को मजबूत बना सकेगी, लेटेस्ट वेपन्स परचेज कर सकेगी, और उसके बाद अगर इंडिया या कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की तरफ आता है तो उसको जवाब दे सकेगी। दिस आल डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान, एंड इकोनॉमी की ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान डिपेंड्स अपॉन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन कि ये सारे जो है बैठ कर काम करें, लड़ाई झगड़ा आपस में ख़त्म कर दें। तो ये बात राइटर कहता है, ठीक है। बाकी ये है कि वो राइटर कहता है कि इंडिया ने बाज नहीं आना, नेक्स्ट क्राइसिस किसी वक्त भी पाकिस्तान को फेस करने पड़ सकते हैं। पाकिस्तान के पास इतना टाइम नहीं है कि उसको वेस्ट करे। पाकिस्तान को चाहिए कि वो फॉरगिवनेस जो है उसके ऊपर वर्किंग करे, जो है यानी कि फॉरगिवनेस से मुराद है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है रिकॉन्सिलिएशन की तरफ आ जाएँ, जितने भी प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ किया जाए ताकि सोसाइटी के अंदर एक गुड विल पैदा हो सके। तो ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो कनेक्ट करती है आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ, और इकोनॉमी की ग्रोथ डिपेंड लिंक करती है विद द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी एज वेल एज विद द ग्रोथ ऑफ डिफेंस। तो ये सारी चीज़ें आप जो है आपके काम की हैं। अवामी लीग बैन बांग्लादेश की बात करता है, और बांग्लादेश के अंदर अब डेमोक्रेसी के साथ क्या होने वाला है ये राइटर बात करता है। तो चलें जी, पहले तो बांग्लादेश चलो ना। तो ये आपका मैप हो गया, यहाँ से आपने देख लिया बांग्लादेश की लोकेशन। कभी ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ था, होता था, लेकिन उसके बाद टूट गया, पाकिस्तान से अलहदा हो गया। तो बांग्लादेश के अंदर जनाबी अली अब क्या बात करेगी? बात सिंपल सी है। इससे पहले जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी वो थी हसीना साहबा, हसीना वाजी साहब। बांग्लादेश के अंदर पिछले साल हमने देखा कि एक प्रोटेस्ट हुआ जिसके अंदर इनकी गवर्नमेंट को गिरा दिया गया, ये हेलीकॉप्टर पे बैठी और इंडिया चली गई, और उस वहाँ पर फिर इंटरम गवर्नमेंट बनाई गई वक्ती तौर पर। उस इंटरम गवर्नमेंट का जो हेड है ये यूनस साहब हैं, नोबल प्राइज़ इनको मिला हुआ है, इनको लगा दिया गया। और इनका अब काम ये था कि ये बांग्लादेश के अंदर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन बंदा करवाए, और उसके बाद जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शंस विन करती है उसको पावर के ऊपर बैठा दे, पावर दे दे और खुद सेट पर हो जाए। ये था इस बंदे का काम। अब हुआ क्या है? अब हुआ ये है कि ये क्योंकि उस वक़्त इनको निकाल दिया गया था, ये इंडिया चली गई थी, तो उसके बाद अब इनकी जो पार्टी है, उसका नाम क्या है? वही नाम राइटर ने यहाँ पर जो है डिस्कस किया है इनकी पार्टी का, अवामी लीग। मुजीबुर रहमान साहब की पार्टी थी, ठीक है ना? पता ही होगा मुजीबुर रहमान साहब का और भुट्टो साहब का, और उसके बाद बांग्लादेश बन पैदा हुआ, ठीक है? तो अवामी लीग जो है उसको जिस तरह पाकिस्तान में पीटीआई को इलेक्शंस में जाने से रोक दिया गया, तो उसको रोका जा रहा है, उसको बैन लगा दिया गया है। तो इसके ऊपर राइटर लिखता है। राइटर कहता है बांग्लादेश जो है राइट में शेख हसीना वाजद की जो गवर्नमेंट थी उसको
पिछली शेख हसीना वाजद की जो गवर्नमेंट थी, और द फॉर्मेशन इंटर्म सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मोहम्मद यूनस। तो ये इसलिए थी अब मोहम्मद यूनस की गवर्नमेंट, ताकि पीसफुल डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो सके, यानी कि पीसफुली इलेक्शंस के बाद नए बंदे को गवर्नमेंट दी जा सके। लेकिन अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है वो ये दिखाती है कि ये बंदे ने जो प्रॉमिस किया था ये उसको फुलफिल नहीं कर रहा, जो इसने फ्री फेयर इलेक्शंस का प्रॉमिस किया था। इसने फैसला ये किया है कि अवामी लीग जो है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है उसको सस्पेंड कर दिया जाए और उसको इलेक्शंस में ना जाने दिया जाए। तो ये जो चीज़ें हैं, कहता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट जितने मर्जी सीरियस केसेस चल रहे हों, लेकिन आप उसको इलेक्शंस में जाने से नहीं रोक सकते, क्योंकि अवामी लीग बांग्लादेश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है और उसकी रूट्स कंट्री की हिस्ट्री में शामिल हैं। तो आप उसे ऐसे पॉलिटिकल लैंडस्केप से साफ नहीं कर सकते। उनकी एक बड़ी सपोर्ट बेस है, वहाँ पर लोग उनको इलेक्शंस डाल में वोट देना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उनको बैन कर देंगे, पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, तो डिस्टेबलाइज जो है बांग्लादेश हो जाएगा। वो क्यों डिस्टेबलाइज हो जाएगा? क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी फिर कमज़ोर पड़ जाएगी। बहुत से लोग जो अवामी लीग को वोट डालना चाहते थे, फिर वो किसको वोट डालेंगे? फिर वो तो प्रोटेस्ट करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है बांग्लादेश में आ जाएगी। इंडिया जो है उसके अपने इंटरेस्ट हैं बांग्लादेश के अंदर, तो वेस्ट इंटरेस्ट हैं, इस वजह से वो अपोज कर रहा है इस बैन को। लेकिन इंडिया को आप छोड़ो, किसी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी को आप इस तरह से नहीं साइडलाइन कर सकते। अगर इस तरह करेंगे तो पॉलिटिकल डिवीजन पैदा हो जाएगी, सोसाइटी के अंदर यूनिटी नहीं रहेगी। और इसकी जिंदा एग्जाम्पल पीटीआई आपके सामने है कि पाकिस्तान में ये सब क्यों पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसी वजह से है। तो यही बांग्लादेश में होने जा रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस चीज़ को देख रही है और देख रही है कि किस तरीके से जो डाका है वो अपने प्रोमिस को पूरा करता है कि वो फ्री फेयर एंड इंक्लूसिव इलेक्शंस कराएगा। इंटरम गवर्नमेंट जो है उसका प्राइमरी जो काम है वो यही है कि वो पीसफुल एंड लेजिटिमेट जो है ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो करे। अगर वो इसको अचीव नहीं करे पाएगा, दैट गोल कैन नॉट बी अचीव्ड पॉलिटिकल राइवलरीज। अगर आप वो पॉलिटिकल दुश्मनियां सामने रखेंगे तो फिर आप इलेक्शंस नहीं फ्री फेयर करवा सकेंगे। तो डॉक्टर यूनस को चाहिए कि वो अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करे, ठीक है ना। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, अवामी लीग को जो है वो एक जैसा प्लेइंग फील्ड दे, ठीक है, ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके। क्लियर टाइमलाइन दे कि कब इलेक्शंस होने हैं, गारंटी दे कि सारी पॉलिटिकल एक्टर जो है वो पार्टिसिपेट करें, ताकि नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी बने वो लिजिटिमेट हो। अगर ऐसा नहीं होगा, ऐसी हरकतें करेंगे, तो फिर वहाँ पर मिलिट्री इंटरवीन कर सकती है और फिर वहाँ पर जो है बांग्लादेश के अंदर जो है मिलिट्री की गवर्नमेंट आ सकती है, डिक्टेटरशिप आ सकती है। तो बांग्लादेश का फ्यूचर जो है वो बैलेट बॉक्स को जो है वो डिफाइन करने देना चाहिए, ना कि जो है कोर्ट रूम्स के अंदर ये आपका डिफाइन हो। बाकी इंडिया की जहाँ तक बात करें तो इंडिया के लिए बांग्लादेश इज़ इम्पोर्टेंट। उसकी रीज़न है, देखें जी, नेबर कंट्री है, उनका फॉरेन पॉलिसी जो है हसीना वाजद के साथ नरेंद्र मोदी की इंडिया की बड़ी अच्छी बनती थी। तो जब से जो है वो यहाँ से निकले हैं, तो इसका मतलब है कि बांग्लादेश के अंदर उनके साथी जो हैं वो नहीं रहे। तो इस अपॉर्चुनिटी को चाइना भी कैश करने की कोशिश कर रहा है। तो नेबर्स के साथ अगर आपके अच्छे रिलेशंस हैं तो आपकी जो है डिफेंस का बजट कम हो जाता है, आपके मुल्क के अंदर कई प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। तो ये था बेटा आपका जो टुडे एडिटोरियल्स का एनालिसिस। बाकी इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। एंड फॉर ओपिनियन रजिस्ट्रेशन आप इस फोकल पर्सन से रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।